नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं जिस पर टिक लगा हुआ है उनकी वीडियो पहले से अपलोड है, तो अगर आपको उन सभी वीडियो को देखना है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बंदरगाह किसे कहते हैं। तो साधारण सी भाषा में किसी तट व किनारे पर स्थित वह स्थान जहां एक साथ कई जहाज खड़े हो सकें, उस क्षेत्र को बंदरगाह कहा जाता है। इसके माध्यम से आयात व निर्यात में आसानी होती है और साथ ही साथ जो खर्च होता है उसमें कमी आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2015 में केंद्र सरकार ने देश में जो बंदरगाह हैं उनके नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सागरमाला परियोजना की शुरुआत की थी। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सागरमाला परियोजना है वो किससे संबंधित है, तो वह बंदरगाह से संबंधित है। और ये परियोजना कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी सन 2015 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। भारत में बात करें कि बंदरगाह कितने हैं, तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह या फिर आप बोल सकते हैं कि 13 प्रमुख बंदरगाह व 205 अधिकृत छोटे बंदरगाह स्थित हैं। 13 बड़े बंदरगाह में से सबसे ज़्यादा जो बंदरगाह स्थित हैं वो स्थित है तमिलनाडु में, 3 बंदरगाह। ठीक है, 13 में से 3 तमिलनाडु में है प्रमुख वाले, और 205 में से जो अधिकृत मैंने बोले छोटे वाले बंदरगाह, उनमें से सबसे ज़्यादा 53 बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बंदरगाह के प्रकार की। तो जो बंदरगाह है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा होता है कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब क्या है? ऐसे बंदरगाह जिसका निर्माण प्राकृतिक रूप से किया गया हो उनको बोला जाता है प्राकृतिक बंदरगाह। मतलब इनके निर्माण में मानव की भूमिका नहीं होती है, ये प्रकृति के द्वारा ही बनाए जाते हैं। मतलब कि प्रकृति के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जो जहाज हैं वो तट तक आ सकें, तो उस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक बंदरगाह बोला जाता है। और जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पश्चिमी तट में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कृत्रिम बंदरगाह की। तो ऐसे बंदरगाह जो कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं या फिर मानवों के सहयोग से बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, और जो कृत्रिम बंदरगाह है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पूर्वी तट पर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कृत्रिम बंदरगाह पूर्वी तट पर क्यों पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, और जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं वो पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत वाले वीडियो में बताया, और साथ ही साथ भारत के तटीय मैदान वाले वीडियो में भी अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 13 महत्वपूर्ण बंदरगाह की। तो इनके संबंध में जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से ये भी याद करवाऊंगा कि वह बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कांडला बंदरगाह की। तो जो कांडला बंदरगाह है यह गुजरात में स्थित है। इसका जो अन्य नाम है या फिर बोलिए कि जो नया नाम है वो है दीनदयाल बंदरगाह, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसको भारत के विभाजन के बाद विकसित किया गया था, और इससे पहले क्या था कि इससे पहले जो पश्चिमी देश थे उनके साथ व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। फिर बाद में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो जो कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिस कारण से इसको विकसित किया गया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो कांडला बंदरगाह है ये ज़्यादातर उत्तर भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, और अगर कार्गो की मात्रा के आधार पर बात करें तो कार्गो की मात्रा के आधार पर ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको कांडला बंदरगाह के संबंध में याद रखनी है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिक की कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो कांडला में आपको कैंडल शब्द मिल जाएगी, और कैंडल आपको पता है कि रात में जलाई जाती है, तो रात फॉर गुजरात। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और अगर आप नए नाम से याद रखना चाहते हैं तो दीनदयाल में दीन शब्द लिखा हुआ है, मतलब दिन, और दिन का अपोजिट रात होता है, रात फॉर गुजरात। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कांडला बंदरगाह या फिर दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मुंबई बंदरगाह की।
तो आपको पता ही है जो मुंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित होगा, महाराष्ट्र में स्थित होगा। साथ ही साथ यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है और मैं आपको बता दूं कि यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, अगर कार्गो की मात्रा के आधार पर बात करें तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा, कांडला बंदरगाह। लेकिन अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, और साथ ही साथ ये भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला बंदरगाह भी है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह देश का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। तो याद रखिएगा, जो मुंबई बंदरगाह है ये देश का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। तो इसको तो ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नाहवा शेवा बंदरगाह की। जो नाहवा शेवा बंदरगाह है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और इसका जो अन्य नाम है या फिर नया नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मुंबई बंदरगाह है उसके दबाव को कम करने के लिए नाहवा शेवा बंदरगाह बनाया गया है। ठीक है, ये कृत्रिम बंदरगाह है तो जाहिर सी बात है ये बनाया गया है मानवीय प्रयासों से, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए नाहवा शेवा शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, सेवा की बात। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपको महा शब्द मिल जाएगा या फिर महान राष्ट्र। तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी राष्ट्र के इंसान सभी की सेवा करेंगे, सभी मानवों की सेवा करेंगे, तो ऐसा राष्ट्र क्या बनेगा, महान बनेगा। ठीक है, और महाराष्ट्र में भी कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में ही स्थित है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुंबई में मॉम शब्द लिखा हुआ है, तो मॉम की सेवा करना एक महान काम है। तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाहवा शेवा बंदरगाह के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मर्मागावो बंदरगाह की। तो जो मर्मागावो बंदरगाह है ये गोवा राज्य में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ से प्राप्त होने वाला जो लौह अयस्क है वो ईरान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो आपको मर्मागावो बंदरगाह के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। बाकी गावों से आपको गोवा आसानी से याद हो जाएगा, तो इसमें कोई अलग से ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि जो मर्मागावो बंदरगाह है कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं न्यू मंगलौर बंदरगाह की। तो जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है ये कर्नाटक में स्थित है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो कर्नाटक में बहने वाली गुरुपुरा नदी है और अरब सागर है, तो इन दोनों के संगम में ये बंदरगाह स्थित है। साथ ही साथ यह पश्चिमी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह भी है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो आपको इसके संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। बाकी आपको पता है कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलौर है। तो बंगलौर से आपको मैच करेगा मंगलौर, मंगलौर, बंगलौर। तो आपको ये पता हो जाएगा कि न्यू मंगलौर जो बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको न्यू मंगलौर बंदरगाह के संबंध में याद रखनी है और साथ ही साथ ये चीज़ तो आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है कि यह पश्चिमी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोच्चि बंदरगाह की। तो जो कोच्चि बंदरगाह है ये केरल में वेलिंगटन द्वीप और वल्लारपदम द्वीप के बीच में कोच्चि झील में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो अगर इसको ये याद करना है कि ये किस राज्य में पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए केरला में आपको शब्द मिल जाएगा केला, केरला, केला। और केला पका हुआ भी होता है और कच्चा भी होता है, तो कच्चा फॉर कोच्चि। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपको कोच्चि बंदरगाह के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण बंदरगाहों को ट्रिक के माध्यम से भी याद किया और जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी तट में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण बंदरगाह के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोलकाता हल्दिया बंदरगाह की। तो जो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोलकाता और हल्दिया जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर दोनों थोड़े से अलग हैं। जो हल्दिया बंदरगाह है ये है तो एक अलग से बंदरगाह, लेकिन यह कोलकाता बंदरगाह को सेवाएं प्रदान करता है, अलग से कोई भी सेवाएं प्रदान नहीं करता। तो ये कह सकते हैं कि जो हल्दिया बंदरगाह है ये कोलकाता बंदरगाह का एक भाग है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही जो कोलकाता बंदरगाह मुख्य रूप से है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है और यह देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो कि समुद्र से लगभग 203 किलोमीटर की दूरी में स्थित है।
अभी तक मैंने आपको जिन बंदरगाहों के बारे में बताया, तो मैंने आपको बताया कि वो बंदरगाह जो है वो समुद्र के मुहाने में, कोई भी नदी है तो उसके मुहाने में स्थित है। तो जाहिर सी बात है समुद्र के तट में ही आएंगे, नदी के मुहाने में आते हैं लेकिन समुद्र के तट में आते हैं। लेकिन ये जो कोलकाता बंदरगाह है ये देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है, मतलब कि ये नदी में स्थित है, वो भी समुद्र से लगभग 203 किलोमीटर की दूरी में। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो अन्य नाम है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, मतलब कि इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह भी है। ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें कोलकाता बंदरगाह के संबंध में याद रखनी है। तो मैं आपको याद करवा देता हूं कि ये स्थित कहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ पता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित होगा, जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में स्थित होगा। और साथ ही साथ इससे संबंधित मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो जापान था उसने यहाँ पर बमबारी भी की थी। ठीक है। तो आप चाहें तो ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पारादीप बंदरगाह की। तो जो पारादीप बंदरगाह है ये ओडिशा में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि महानदी व बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। ठीक है। और इसके अलावा झारखंड और ओडिशा का जो लौह अयस्क है वो यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। साथ ही साथ 1966 में इसे भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह भी घोषित किया गया था। तो पारादीप बंदरगाह के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। अब राज्य याद करते हैं कि जो पारादीप बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए पारादीप शब्द लिखा हुआ है, मतलब द्वीप को पर निकल आए हैं। पर मतलब पंख होता है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी द्वीप में पर निकल आएंगे, पंख निकल आएंगे तो वो उड़ भी लेगा, तो उड़ना फॉर उड़ीसा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पारादीप बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह की। तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध बंदरगाह भी है। स्थलबद्ध मतलब होता है लैंड लॉकेट। ठीक है। तो लैंड लॉकेट बंदरगाह भी है और इस बंदरगाह के पास डॉल्फिन नाज नाम की पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से भी सुरक्षित रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। साथ ही साथ इसे विजाग बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर याद करते हैं कि विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में आपको अंधा शब्द मिल जाएगा और विशाखापट्टनम में आपको पट्टी शब्द मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर आंख में पट्टी बांध ली जाए तो इंसान अंधे जैसा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एन्नौर बंदरगाह की। तो जो एन्नौर बंदरगाह है ये तमिलनाडु में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह माना जाता है और इसका जो नया नाम है वो है कामराजार बंदरगाह। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि कामराजार बंदरगाह के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है, तो वह है एन्नौर बंदरगाह। साथ ही साथ ये भारत का पहला कारपोरेट मतलब निगमीकृत बंदरगाह है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये भारत का निजी बंदरगाह भी है। ठीक है। मतलब 13 प्रमुख बंदरगाहों में से जो एन्नौर बंदरगाह है ये भारत का निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है। ठीक है। और ये देश का 12वां प्रमुख बंदरगाह भी इसको घोषित किया गया था। 1983 में इसे भारत का पहला समर्पित कंटेनर टर्मिनल बंदरगाह भी बनाया गया था। तो एन्नौर बंदरगाह के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चेन्नई बंदरगाह की। तो जो चेन्नई बंदरगाह है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपको पता है तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। तो आसानी से आपको ये तो पता चल जाएगा कि चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी है। सबसे पुराना बंदरगाह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है तो वह है कोलकाता बंदरगाह। लेकिन भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो वो है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है। और याद रखिएगा कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। तो आपको इतनी चीज़ें चेन्नई बंदरगाह के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं
तूतीकोरिन बंदरगाह की। तो जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। साथ ही साथ इसे वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसका नया नाम क्या है, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि 2011 में इसको नया नाम दिया गया था। और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। और ये जो बंदरगाह है ये ज़्यादातर मुख्य रूप से श्रीलंका के साथ व्यापार करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको तूतीकोरिन बंदरगाह के संबंध में याद रखनी है। और यहाँ पर राज्य याद रखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए तूतीकोरिन में शब्द लिखा हुआ है तूती, मतलब जो तू है वो टी से आता है, टी मतलब तमिलनाडु। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की। तो पोर्ट ब्लेयर आपको पता है अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो यह अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ इसको भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। और मैं आपको बता दूं जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के संबंध में याद रखनी है। अब आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें मैंने भारत के प्रमुख छोटे बंदरगाह के बारे में दिखा दिया है कि वो प्रमुख छोटे बंदरगाह किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इनके बारे में भी ध्यान रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम में जो पूछा जाता है वो यही 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जिनके बारे में मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवा दिया और जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं सभी वीडियो के फ्री एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करवाता हूं, साथ ही साथ फ्री पीडीएफ भी उपलब्ध करवाता हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।